विद्यार्थियों, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे। बाद में उनके विभिन्न विचार हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उन पर चर्चा करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रतनगिरी में हुआ। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वह अपनी धार्मिकता, विद्वता तथा कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था और तिलक का पालन पोषण इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया। स्कूल के जीवन में तिलक ने अनेक अवसरों पर निर्भयता तथा सत्य का परिचय दिया। आत्मसम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता से उत्तराधिकार में मिली थी। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके मित्रों का विचार था कि गणित विषय तथा शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि के कारण वे स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया। इस प्रसंग में मित्रों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की किसी भी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष न करना पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में ही अपना जीवन का मार्ग निर्धारित कर लिया था और वह था देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष। तिलक ने शिक्षा के प्रसार में का कार्य बहुत महत्वपूर्ण किया। तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुँचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। अतः तिलक ने अपने मित्रों चिपळूणकर, आगरकर और नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं दी गई थी और उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना वरन उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। इसी क्रम में उन्होंने अपने इतिहास के अध्ययन के आधार पर जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के लिए उन्हें यह लगा कि अपने जो दो आगरकर मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन किया। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो गया। कालांतर में मित्रों के साथ उनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाने पर तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से संबंध विच्छेद कर लिया था और केसरी तथा मराठा का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। शीघ्र ही ये दोनों समाचार पत्र अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष के सबसे प्रमुख साधन बन गए और तिलक शीघ्र ही एक ऐसे नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए जो जनता के लिए निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से लगभग 40 वर्ष तक शासन के इन अनाचारों का विरोध किया तथा राजनीतिक शिक्षा के लिए जनता को जन आंदोलन की दिशा में प्रेरित करने का काम किया था। सन 1885 से 90 के वर्षों में कांग्रेस के प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दीन शाह वाचा, रास बिहारी बोस और लाल मोहन घोष आदि ने
भारत के साथ अंग्रेजों के इस संबंध को वरदान समझते थे। अंग्रेजों की न्याय भावना में उनका गहरा विश्वास था और प्रार्थना तथा याचिका की पद्धति को ही उचित समझते थे। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गंभीर कार्य जो है अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही पूरा किया जा सकता है। 19 दिसंबर 1893 के केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत में जनता नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सर टकराने के समान है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर पूरा भारत हो गया। सरकार के विरोध के बाद वो 2 बार 1895 और 1897 बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। विधान परिषद में उन्होंने निर्भयता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। तिलक विधान परिषद में किए गए कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे जनता की सेवा करने और उनमें जागृति उत्पन्न करने के किसी भी अवसर को खोना नहीं देना चाहते थे। सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास उन्होंने किया। तिलक जो है कार्लेलन और इमर्सन की इस धारणा से पूरी तरह सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं करना जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उसके द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए। गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना तथा उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीतिक दास्ता का अंत किया जा सके। एक बार शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजी की भांति साहसिक कार्य करने होंगे। आपने महाराष्ट्र में हिंदुओं की वीरता और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गौ हत्या विरोधी सोसाइटियां, अखाड़े और व्यायामशालाएं खोली और नवयुवकों को देश की स्वाधीनता के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार उनका जो योगदान है वो ने शिक्षा के क्षेत्र में, समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करना, है ना। तो इस तरह से उनका जो है अपना प्रारंभिक जीवन चला। और यही नहीं, उनमें जो है कारावास की कई बार यात्रा की, है ना। और होम रूल जो आंदोलन चला सन 1914 में जो कारावास से मुक्त होने पर तिलक जो है होम रूल जो है राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य में लग गए। और 1916 से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृति प्रदान करने के लिए एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1907 में कांग्रेस की फूट से तिलक ही सबसे अधिक दुखी हुए थे। एनी बेसेंट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अंततः इसी में बने रहे। 1918 में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शिरोल कांग्रेस केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे इस पद को ग्रहण नहीं कर सके। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के साथ उन्होंने संपर्क किया, जो आगे चलकर बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। और उन्होंने जो है 1919 में अमृतसर अधिवेशन में
के बाद वे इस प्रकार केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। यद्यपि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था और 21 जुलाई 1920 को बम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। तिलक के इस राजनीतिक जीवन के संक्षिप्त परिचय के बाद हम देखते हैं कि तिलक स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति और राजनीतिज्ञ ही नहीं वरन उच्च कोटि के विद्वान भी थे। 1908 से 14 वर्ष तक 6 वर्षीय एकांत कारावास में उन्होंने गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में तिलक की विद्वता, ऐतिहासिक शोधवृत्ति, विस्तृत ज्ञान और उत्कृष्ट विचारों का परिचय हमें मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करते हुए निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया उन्होंने, और प्रवृत्ति और कर्मयोग का यह संदेश समयोचित था। इस पर टीका करते हुए साहित्यकार दिनकर लिखते हैं, हिंदुत्व के भीतर प्रविष्ट जिस कालकूट यानी निवृत्ति के विश्व को किसी भी तत्व चिंतक की दृष्टि नहीं देख सकी थी, उसे तिलक की आंखों ने देख लिया। तिलक जी ने उसे देखा ही नहीं, प्रत्युत अपनी प्रखर बुद्धि से उसे दूर भी कर दिया। इसलिए हमारा मत है कि गीता एक बार तो भगवान कृष्ण के मुख से कही गई, किंतु दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य तिलक ने ही किया था। तिलक ने का जो मुख्य प्रेरणा के स्रोत थे वो भारतीय अद्वैतवादी दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। ऋग्वेद तथा उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत तथा श्रीमद् भागवत गीता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। उनके समस्त चिंतन और जीवन यात्रा की प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास और संस्कृति था। तिलक जो थे वो उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिमंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ और उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं वरन देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया जा सकता है, मार्ग को अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल, बाल और पाल की त्रिमूर्ति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और अरविंद घोष कर रहे थे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस और स्वतंत्रता और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सबसे ऊपर देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।